आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसे शायद वो जगह कभी नहीं मिली जिसका वो हकदार था। 1 जनवरी 1948। पूरा देश आज़ादी के बाद अपना पहला नया साल मना रहा था, लेकिन छोटा नागपुर के लिए ये दिन हमेशा के लिए एक गहरे घाव में बदल गया। इस विश्लेषण में हम खरसावां गोलीकांड को करीब से समझेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस पूरी घटना को दूसरा जालियांवाला बाग कहा था। अब जरा सोचिए, ये तुलना ही अपने आप में कितनी बड़ी बात है ना? इससे हमें तुरंत ये अंदाजा लग जाता है कि आज़ाद भारत की वो पहली सुबह असल में कितनी खौफनाक रही होगी। तो आइए इस भूले हुए जालियांवाला बाग और 1948 के उस भोर के बैकग्राउंड को समझते हैं। जैसा कि हमने कहा, देश आज़ाद हो चुका था, हर तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन ठीक उसी वक्त खरसावां में एक बहुत बड़ा और बिल्कुल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अपनी शक्ल ले रहा था। 50,000, जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा जमावड़ा नहीं था। लगभग 50,000 आदिवासी उस दिन वहां साप्ताहिक हाट यानी बाजार के दिन इकट्ठा हुए थे, और उनका मकसद बिल्कुल साफ था। ये बस यूं ही जमा हुई कोई आम भीड़ नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग वहां आखिर इतनी बड़ी संख्या में क्यों जमा हुए थे? इसे समझने के लिए हमें झारखंड की मांग और उस दशकों लंबे संघर्ष को देखना होगा। असल में ये लोग अपनी रियासतों को उड़ीसा या बिहार में मिलाए जाने के सख्त खिलाफ थे। उनकी मांग बहुत ही सीधी और स्पष्ट थी। वो एक अलग आदिवासी राज्य चाहते थे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मांग कोई रातों रात पैदा नहीं हुई थी। इसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। 1855 के संथाल विद्रोह से लेकर 1911 में स्वशासन की मांगों तक। फिर आता है 1948 का ये खरसावां आंदोलन, जिसने सही मायनों में साल 2000 में जाकर झारखंड राज्य के बनने की नींव को और मजबूत किया। इस पूरे आंदोलन के केंद्र में एक ही नारा गूंज रहा था, दिसुम आबुआ राज। इसका मतलब होता है हमारा देश, हमारा राज। ये महज कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि उस पूरी भीड़ के दिल की धड़कन थे। ये वो भावना थी जो भगवान बिरसा मुंडा के समय से ही आदिवासियों के खून में बह रही थी। अब बढ़ते हैं उस पल की तरफ जिसने सब कुछ बदल दिया, मशीन गन लाइन। वो क्षण जब तनाव अचानक अपने चरम पर पहुंच गया। असल में ये शांतिपूर्ण भीड़ अपने आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा को सुनने के लिए वहां जुटी थी, लेकिन किसी वजह से वो वहां पहुंचे ही नहीं, और बस यहीं से हालात तेजी से बिगड़ने लगे। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। नेताजी नहीं आए तो भीड़ स्वाभाविक रूप से थोड़ी बेचैन होने लगी। तभी उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने ब्लॉक ऑफिस के पास सीधे अपनी मशीन गनें तैनात कर दी। जमीन पर एक लकीर खींच दी गई और फिर बिना किसी वार्निंग के, बिना भीड़ को काबू करने के कोई भी तरीके अपनाए, उन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। दशरथ मांझी, जो इस गोलीकांड में बाल बाल बचे थे, उनका अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने अपनी आंखों से 7 जवानों को मशीन गन से भीड़ पर गोलियां बरसाते देखा। सोचिए, वो मंजर कितना भयावह रहा होगा। खुद गोली लगने के बाद वो एक पेड़ के नीचे लाशों के बीच बिल्कुल शांत पड़े रहे ताकि जिंदा बच सकें। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। लाशों का कुआं और इस घटना के खौफनाक नतीजे। प्रशासन ने इतने बड़े पैमाने पर हुई मौतों को कैसे छिपाने की कोशिश की, ये देखना बहुत जरूरी है। वहां के राजा रामचंद्र सिंह देव का बनवाया हुआ एक बड़ा सा कुआं था। एक और सर्वाइवर बहादुर उरांव बताते हैं कि इस कुएं का इस्तेमाल बहुत ही बेदर्दी से किया गया। इसमें सिर्फ लाशें ही नहीं फेंकी गई, बल्कि जो लोग जिंदा थे लेकिन बुरी तरह घायल थे, दर्द से तड़प रहे थे, उन्हें भी उसी में डालकर ऊपर से बंद कर दिया गया। यह सुनना ही दिल दहला देता है। अब जरा इस नंबर 54 पर गौर कीजिए। 54 साल। एक और चश्मदीद साधुचरण बिरुआ ने पूरे 54 साल अपनी बाह में एक गोली के साथ गुजारे। 54 साल बाद वो गोली उनके शरीर से निकाली गई। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उस दिन के उस दर्द का एक जीता जागता सबूत है जो लोगों ने ताउम्र सहा। अब आते हैं सच्चाई को मिटाने की उस कोशिश पर। असली मौतें कितनी हुईं और सरकारी फाइलें क्या कहती हैं, इसके बीच की ये लड़ाई हमेशा से इतिहास का एक बहुत ही कड़वा सच रही है। एक तरफ द स्टेट्समैन जैसे बड़े अखबार और सरकारी रिकॉर्ड कह रहे थे कि सिर्फ 35 लोगों की जान गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की कहानियों और पी के देव जैसे पूर्व सांसद की किताबों में अनुमान लगाया गया है कि असल आंकड़ा 2000 के करीब था।
35 और 2000, ये अंतर इतना बड़ा है कि इसे किसी भी तरह से नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। एक और चौंकाने वाली बात आपको बताते हैं। इस घटना और इसके खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए उस इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। चश्मदीद रजब अली तो यहाँ तक मानते हैं कि शायद ये आज़ाद भारत का पहला मार्शल लॉ था। लोगों का गुस्सा इतना था कि सरकार ने राहत के तौर पर जो कपड़े बांटे, आदिवासियों ने उन्हें छूने तक से साफ इनकार कर दिया। तो ऐसे में एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने आता है। जब किसी इतनी बड़ी त्रासदी को सरकारी रिकॉर्ड से ही गायब कर दिया जाए तो क्या होता है? मजे की बात देखिए, इस गोलीकांड की जांच के लिए एक ट्रिब्यूनल भी बना था, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक कभी भी पब्लिक नहीं की गई। सब कुछ खामोशी से दबा दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। प्रतिरोध की विरासत। चलिए देखते हैं कि आज खरसावां को कैसे याद किया जाता है। सरकारी फाइलें भले ही चुप कर दी गई हों, लेकिन आदिवासियों ने ये तय कर लिया था कि वो इस नरसंहार को कभी भुलाने नहीं देंगे। इस पूरे आंदोलन और शहादत का असर ये हुआ कि खरसावां का उड़ीसा में विलय रुक गया, और यही नहीं, इसने अलग झारखंड राज्य के लिए चल रहे आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। आज भी वहां हर साल 1 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। विजय सिंह बोदरा जैसे पुरोहित आज भी चावल की रस्सी और तेल का इस्तेमाल करके पीढ़ियां पुरानी पारंपरिक पूजा करते हैं। ये उनका अपना तरीका है उन शहीदों को सम्मान देने का। अंत में ये पूरी घटना सोचने पर मजबूर कर देती है कि 1948 के खरसावां के शहीदों की ये आवाज़ें भविष्य में न्याय की कहानी को कैसे तय करेंगी। खरसावां का ये गोलीकांड हमें बताता है कि भले ही कागजों से सच मिटा दिया जाए, लेकिन लोगों की यादें और मौखिक इतिहास सच्चाई को हमेशा जिंदा रखते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।